जवाहर अकेडमी इंडिया और मैं हूं एडवोकेट करण मौर्य। आज हम लोग देखने वाले हैं एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट का एमसीक्यूज। ठीक है, एमसीक्यूज का पार्ट, और इसमें 25 क्वेश्चंस होंगे इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 25 में से कितने आपके सही गए ये बात बताना, और बाकी नोट्स वगैरह के लिए और इन सब चीज़ों के लिए टेलीग्राम पे जुड़ जाना, और मॉक टेस्ट नोट्स सब्जेक्ट वाइज उनके लिए आपको इस नंबर पर कांटेक्ट करना है। जस्ट 399 में आपको सारी आईबीपीएस एसओ की तैयारी हो जाएगी। ओके, तो शुरू करते हैं अपना लेक्चर। Under Section 3 of the LLP Act 2008, a limited liability partnership is a body corporate, meaning it has perpetual succession and is सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम 2008 की धारा 3 के अंतर्गत सीमित दायित्व भागीदारी एक निगमित निकाय है, जिसका अर्थ है कि इसका शाश्वत उत्तराधिकार है। और यह क्या है? डिसॉल्व ऑटोमेटिकली इफ एनी पार्टनर डाइज, या फिर अ लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर, या द सेम लीगल एंटिटी एज इट्स पार्टनर्स, या फिर ओन्ड पर्सनली बाय अ सिंगल शेयर होल्डर। सिंपल क्वेश्चन, आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में आप लोग। ओके, तो आंसर देखते हैं हम इसका क्या है। बिल्कुल, ये बिल्कुल सेपरेट एंटिटी होती है अपने पार्टनर्स से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 4 ऑफ द एलएलपी एक्ट द प्रोविजंस ऑफ विच अर्लियर एक्ट आर एक्सप्रेसली मेड नॉट एप्लीकेबल टू अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। एलएलपी अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत किस पुराने अधिनियम के प्रावधानों को स्पष्ट रूप से सीमित दायित्व भागीदारी पर लागू नहीं किया गया है? तो द सेल ऑफ गुड्स, या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, या फिर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, या फिर इंडियन द कंपनीज एक्ट। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में। ये थोड़ा कंफ्यूजन क्वेश्चन होगा, बट एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इसको मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट, एज अ इंपॉर्टेंट। ओके, तो आंसर है इसका द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर सेक्शन 6 ऑफ द एलएलपी एक्ट एवरी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप मस्ट हैव एट लीस्ट। एलएलपी की अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत प्रत्येक सीमित दायित्व भागीदारी में कम से कम कितने भागीदार होने चाहिए? 2 पार्टनर्स, 100 पार्टनर्स, 1 पार्टनर ओनली फॉर एवर, या फिर 0 पार्टनर। सिंपल क्वेश्चन है, अगर एलएलपी पढ़ा है आपने लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, तो आपको पता होगा एटलीस्ट कितने लोग होने चाहिए। ठीक है, तो इसके होने चाहिए बिल्कुल 2 पार्टनर्स तो होने ही चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर सेक्शन 7 ऑफ द एलएलपी एक्ट एवरी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप मस्ट हैव एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हु आर इंडिविजुअल्स एंड एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी। एलएलपी अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत प्रत्येक सीमित दायित्व भागीदारी में कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए। जो व्यक्ति हो, और उनमें कम से कम एक को क्या होना चाहिए? सिटीजन ऑफ फॉरेन कंट्री, या माइनर, या फिर डिजीज्ड, या फिर आर रेजिडेंट ऑफ इंडिया। अगर आपने एलएलपी एक्ट पढ़ा है तो आपको ये सेक्शन 7 में पता होगा कि इसका क्या आंसर है, और नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, पढ़ लेना आकर। ठीक है, तो आंसर हमारा इसका बताइए। इसका आंसर हमारा द रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 11 of the LLP Act, the process of forming an LLP begins with the filing of an incorporation document with the LLP अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत LLP बनाने की प्रक्रिया किसके साथ निगमन दस्तावेज दाखिल करने से होती है? तो बिल्कुल आपने देख ही लिया आंसर, इसका नाम है रजिस्ट्रार। और हर चीज तो रजिस्ट्रार के ही सामने होती है, चाहे आप कोऑपरेटिव सोसाइटी ले लो, या फिर एलएलपी ले लो, या कंपनीज ले लो, कंपनीज एक्ट में, या फिर पार्टनरशिप ले लो, सब रजिस्ट्रार के ही सामने होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 14 ऑफ द एलएलपी एक्ट अपॉन रजिस्ट्रेशन अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप acquires certain capacities including the capacity to sue and be sued and to। एलएलपी अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत पंजीकरण होते ही सीमित दायित्व भागीदारी को कुछ क्षमताएं प्राप्त होती हैं, जिनमें वाद लाने और वाद का सामना करने की क्षमता और क्या शामिल है? वोट इन जनरल इलेक्शन, या acquire, own, hold और and dispose of property, या फिर hold a driving license personally, या फिर get married। सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में आप लोग। ओके, आई होप सबको पता होगा आंसर। बिल्कुल, acquire, on, hold and dispose of the property। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर सेक्शन 22 and 26 of the LLP Act, every partner of a limited liability partnership is for the purpose of the business of the LLP the agent of।
एलएलपी अधिनियम की धारा 22 और 26 के अंतर्गत सीमित दायित्व भागीदारी की प्रत्येक भागीदार एलएलपी के व्यवसाय के प्रयोजन हेतु किसके एजेंट होते हैं? अ फॉरेन कंट्री, या फिर नो वन एट ऑल, या द एलएलपी इटसेल्फ बट नॉट द अदर पार्टनर्स, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट। आंसर दीजिए, इसका सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, तो आंसर देखते हैं हम इसका क्या है। बिल्कुल द एलएलपी इटसेल्फ होती है। आई होप सबको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर सेक्शन 23 of the Act, LLP Act, the mutual rights and duties of partners of an LLP and the mutual rights and duties of the LLP and its partners are governed by an agreement known as the LLP अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत LLP भागीदारों की आपसी अधिकार और कर्तव्य तथा LLP और उसके भागीदारों के आपसी अधिकार और कर्तव्य किस करार द्वारा शासित होते हैं? तो LLP एग्रीमेंट द्वारा, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट, या फिर मैरिज सर्टिफिकेट। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो साफ ही दिख रहा है। एलएलपी एग्रीमेंट के द्वारा रूल लागू होंगे। ओके, सारे के सारे लोग जो है उसी से गवर्न होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 27 ऑफ द एलएलपी एक्ट, द ऑब्लिगेशंस ऑफ अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप वेदर अराइजिंग इन कॉन्ट्रैक्ट और अदरवाइज आर सोलली और ऑब्लिगेशंस ऑफ। एलएलपी अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत सीमित दायित्व भागीदारी के दायित्व चाहे वे संविदा से उत्पन्न हो या अन्यथा केवल किसके दायित्व होते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के ईच इंडिविजुअल पार्टनर पर्सनली विदाउट लिमिट, या फिर नो वन ऑब्लिगेशंस वैनिश ऑटोमेटिकली, या फिर एलएलपी इटसेल्फ। 5 सेकंड्स आपके पास आंसर देने के। इसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज होने वाले हैं, क्योंकि ये है ही इसका नाम एलएलपी इसीलिए, क्योंकि ये हाइब्रिड चीज है, चाहे कंपनी लॉ की और पार्टनरशिप दोनों की। ओके, तो आई होप सबको आंसर पता होगा। चलिए आंसर देखते हैं। तो ये एलएलपी इटसेल्फ होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो स्टूडेंट्स इसको ध्यान रखना, आपके एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर सेक्शन 28 ऑफ द एलएलपी एक्ट, अ पार्टनर इज जनरली नॉट पर्सनली लायबल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर एन ऑब्लिगेशन ऑफ द एलएलपी सोलली बाय रीजन ऑफ बीइंग अ। एलएलपी अधिनियम की धारा 28 के अंतर्गत भागीदार सामान्यतः केवल किस कारण से एलएलपी के दायित्व के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं होता? A resident of a particular city, या a citizen of India, या फिर पार्टनर ऑफ द एलएलपी, या फिर एन एम्प्लॉय ऑफ अ बैंक। 5 सेकंड से आपके पास आंसर देने के। चलिए आंसर देखते हैं हम इसका क्या है। बिल्कुल पार्टनर ऑफ द एलएलपी होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 30 ऑफ द एलएलपी एक्ट, इन द केस ऑफ फ्रॉड carried out by an LLP or any of its partners with intent to defraud creditors, the liability of the LLP and the concerned partners is। एलएलपी अधिनियम की धारा 30 के अंतर्गत यदि एलएलपी या उसके किसी भागीदार द्वारा लेनदारों को धोखा देने के आशय से धोखाधड़ी की जाती है, तो एलएलपी और संबंधित भागीदारों का दायित्व कैसा होता है? अनलिमिटेड होगा, जीरो इन एवरी केस, या फिर लिमिटेड टू रेज वन ओनली, या फिर ट्रांसफर्ड एंटायरली टू द गवर्नमेंट। इसका आंसर आप लोग कमेंट में देंगे। ठीक है, ये आप लोग कमेंट में इसका आंसर देंगे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। हाँ, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12, अंडर सेक्शन 34 ऑफ द एक्ट, LLP Act, every limited liability partnership is required to maintain proper books of account relating to its affairs prepared on। LLP अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत प्रत्येक सीमित दायित्व भागीदारी को अपने कामकाज से संबंधित उचित लेखा पुस्तकें बनाए रखना आवश्यक है, जो किस आधार पर तैयार की जाती है? कैश बेसिस और एक्चुअल बेसिस, या फिर नो अकाउंटिंग बेसिस इज एवर रिक्वायर्ड, या ओनली बाय सोशल मीडिया पोस्ट, या फिर ओनली वर्बल रिकॉर्ड कीपिंग। 5 सेकंड से आपके पास आंसर दीजिए। ओके, तो आंसर देखते हैं हम क्या है इसका। बिल्कुल ये कैश बेसिस या फिर एक्रूवल बेसिस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर सेक्शन 35 ऑफ द एलएलपी एक्ट, एवरी एलएलपी इज रिक्वायर्ड टू फाइल एन एनुअल रिटर्न विद द रजिस्ट्रार within a specified period of the closure of its financial year, which is। एलएलपी अधिनियम की धारा 35 के अंतर्गत प्रत्येक एलएलपी को अपने वित्तीय वर्ष की समाप्ति के निर्दिष्ट समय के भीतर रजिस्ट्रार के पास वार्षिक विवरण दाखिल करना आवश्यक है। यह अवधि क्या है? 60 डेज, 20 डेज, या फिर 20 ईयर्स, या फिर देयर इज नो सच रिक्वायरमेंट, या फिर 1 आवर। बिल्कुल, आपने अगर एलएलपी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा इसका आंसर क्या है। ओके, तो आंसर हमारा 60 डेज, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये
कंफ्यूज कर सकता है। अभी तो इसमें अलग अलग बहुत दूरी के जो है टाइम दिया है, बट वो वहां पर 30 डेज, 45 डेज, 60 डेज अगर ऐसे दे देते हैं तो कंफ्यूजन रहेगा, तो इसको एक बार रिवाइज करना अच्छे से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द एलएलपी एक्ट द फाइनेंशियल ईयर ऑफ एन एलएलपी जनरली एंड्स ऑन। एलएलपी अधिनियम के अंतर्गत एलएलपी का वित्तीय वर्ष सामान्यतः कब समाप्त होता है? 15 अगस्त को, या फिर देयर इज नो फिक्स डेट, या 1 जनवरी, या फिर 31 मार्च। 5 सेकंड्स आपके पास, आंसर दीजिए। ओके, तो सभी को पता होगा इसका आंसर, बिल्कुल 31 मार्च को ही इसका जो है फाइनेंशियल ईयर समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द एलएलपी एक्ट इफ द अकाउंट शो द एलएलपी's टर्नओवर एक्सीडिंग अ प्रिस्क्राइब्ड लिमिट और इट्स कंट्रीब्यूशन एक्सीडिंग अ प्रिस्क्राइब्ड लिमिट, इट्स अकाउंट मस्ट बी। एलएलपी अधिनियम के अंतर्गत यदि खातों में एलएलपी का कारोबार निर्धारित सीमा से अधिक दिखाता है या इसका अंशदान निर्धारित सीमा से अधिक है, तो इसके खातों का क्या होना चाहिए? ओनली रिव्यूड बाय अ रैंडम नेबर, या ऑडिटेड बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, या नेवर चेक्ड बाय एनीवन, या फिर डिस्ट्रॉयड इमीडिएटली। सिंपल सा क्वेश्चन है। आप लोग अगर कॉर्पोरेट लॉ पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल आपको इस बात का अंदाजा होगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ओके, तो आंसर हम देखते हैं इसका क्या है। बिल्कुल ये चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा ऑडिट किया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर सेक्शन 51 ऑफ द एलएलपी एक्ट अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में बी bound up every either voluntarily or by। एलएलपी अधिनियम की धारा 51 के अंतर्गत सीमित दायित्व भागीदारी को या तो स्वैच्छिक रूप से समाप्त किया जा सकता है, या और कैसे, तो एन ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल, या अ प्राइवेट वोट ऑफ नेबर्स, या फिर एन ऑटोमेटिक प्रोसेस विद नो फॉर्मेलिटी, या फिर इट कैन नेवर बी बाउंड अप अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। तो आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में आप लोग। ओके, तो आंसर देखते हैं हम इसका क्या है। बिल्कुल इसका आंसर है एन ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द एलएलपी एक्ट सेकंड शेड्यूल एन एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म में कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप सब्जेक्ट टू कंप्लायंस विद द। एलएलपी अधिनियम द्वितीय अनुसूची के अंतर्गत एक मौजूदा भागीदारी फर्म स्वयं से सीमित दायित्व भागीदारी में परिवर्तित कर सकती है, किसके अनुपालन के अधीन? Only a verbal announcement, या conditions specified in the second schedule, या no conditions at all, या फिर a foreign court order। 5 सेकंड से आपके पास, आंसर दीजिए इसका। ओके, तो आंसर हमारा इसका कंडीशंस स्पेसिफाइड इन द सेकंड शेड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द एलएलपी एक्ट प्राइवेट कंपनीज एंड अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज may also convert into a limited liability partnership as provided under the third and fourth schedule respectively. This reflects the act's objective of offering। एलएलपी अधिनियम के अंतर्गत निजी कंपनियां और असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनियां भी क्रमशः तृतीय और चतुर्थ अनुसूची के तहत सीमित दायित्व भागीदारी में परिवर्तित हो सकती है। यह अधिनियम के किस उद्देश्य को दर्शाता है? प्रिवेंटिंग एनी बिजनेस कॉन्वर्जेशन एवर, या फोर्सिंग ऑल कंपनीज टू बिकम एलएलपी, या अबॉलिशिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपनी इंटायरली, या फिर फ्लेक्सिबिलिटी इन चूजिंग एन अप्रोप्रिएट बिजनेस स्ट्रक्चर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट एग्जाम में ये डायरेक्टली आ सकता है। एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि प्राइवेट कंपनी या फिर पब्लिक कंपनी को एलएलपी बनने की जो प्रोसेस है वो कौन सी अनुसूची में दिया गया है, तो वो ऑप्शन दे सकता है 3, 4, 2, 1। तो ऐसे आप याद रखना कि थर्ड और फोर्थ अनुसूची में दिया गया है। ठीक है, थर्ड और फोर्थ शेड्यूल में दिया गया है। और इसका आंसर हमारा फ्लेक्सिबिलिटी इन चूजिंग एन अप्रोप्रिएट बिजनेस स्ट्रक्चर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इसको। ठीक है, और अंडर द एलएलपी एक्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी combined with the flexibility of internal management via the LLP agreement reflects a hybrid structure that combines features of। एलएलपी अधिनियम के अंतर्गत सीमित दायित्व की अवधारणा को आंतरिक प्रबंधन की लचीलेपन के साथ मिलाकर एक हाइब्रिड संरचना बनती है, जो किसकी विशेषता को जोड़ती है? अ चैरिटी एंड अ पॉलिटिकल पार्टी, या अ सोल प्रोप्राइटरशिप एंड अ ट्रस्ट ओनली, या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड अ स्कूल, या फिर अ ट्रेडिशनल पार्टनरशिप एंड अ कंपनी। 5 सेकंड से आपके पास, आंसर दीजिए।
ओके, तो आंसर हमारा बिल्कुल अ ट्रेडिशनल पार्टनरशिप एंड अ कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द एलएलपी एक्ट द नेम ऑफ एवरी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप मस्ट एंड विद द वर्ड्स। एलएलपी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक सीमित दायित्व भागीदारी के नाम के अंत में कौन से शब्द होने चाहिए? सोल प्रोप्राइटरी, प्रोप्राइटर, या फिर नो स्पेसिफिक वर्ड्स, या एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, या फिर प्राइवेट लिमिटेड। ये आंसर बिल्कुल साफ साफ है, एलएलपी होना चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर सेक्शन 8 ऑफ द एलएलपी एक्ट एन इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट में बिकम अ पार्टनर ऑफ एन एलएलपी। However, certain persons such as those found to be of unsound mind by a court or undischarged insolvent are। एलएलपी अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत कोई व्यक्ति या निगमित निकाय एलएलपी का भागीदार बन सकता है। हालांकि कुछ व्यक्ति जैसे न्यायालय द्वारा विवेचित पाए व्यक्ति अनिर्मुक्त दिवालिया क्या है? तो गिवन एक्स्ट्रा वोटिंग राइट, या रिक्वायर्ड टू बी सोल पार्टनर, या ऑटोमेटिकली अपॉइंटेड एज डेजिग्नेटेड पार्टनर, या फिर इनएलिजिबल होंगे। तो आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में इसका, और सिंपल सा क्वेश्चन है। अ पर्सन हु इज नॉट एबल टू कॉन्ट्रैक्ट एंड ही कैन नॉट एंटर इनटू द पार्टनरशिप। ओके, तो बिल्कुल ये इनएलिजिबल होंगे क्योंकि ये न्यायालय से बार्ड किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर द एलएलपी एक्ट द रजिस्ट्रार मेंटेन्स रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर्स रिलेटिंग टू एलएलपीज एंड मेंबर्स ऑफ द पब्लिक में जनरली। एलएलपी अधिनियम के अंतर्गत रजिस्ट्रार एलएलपी से संबंधित रिकॉर्ड और रजिस्टर बनाए रखता है, और आम जनता सामान्यतः क्या कर सकती है? ओनली एक्सेस इंफॉर्मेशन थ्रू अ कोर्ट ऑर्डर, या इंस्पेक्ट सर्टेन डॉक्यूमेंट्स ऑन पेमेंट्स ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फी, या वोट ऑन एलएलपीज इंटरनल डिसीजन, या नेवर एक्सेस एनी इंफॉर्मेशन एट ऑल। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, बट आंसर दीजिए, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट्स, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, और इस बार तो टफ होने वाला है एग्जाम वैसे भी। ठीक है, तो इसका आंसर इंस्पेक्ट सर्टेन डॉक्यूमेंट्स ऑन पेमेंट ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड फीस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द एलएलपी एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट रूल मेकिंग पावर्स अंडर द सेक्शन 79 एक्सटेंड टू वेरियस मैटर्स इंक्लूडिंग इनकॉर्पोरेशन, कन्वर्जन एंड वाइंडिंग अप, रिफ्लेक्टिंग द एक्ट्स रिलायंस ऑन। एलएलपी अधिनियम की धारा 79 के अंतर्गत केंद्र सरकार की नियम निर्माण शक्तियां निगमन, रूपांतरण और समापन सहित विभिन्न मामलों तक विस्तृत है। यह अधिनियम की किस पर निर्भरता को दर्शाता है? डिटेल सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन टू सप्लीमेंट एक्ट, या रूल्स मेड बाय प्राइवेट कंपनीज, या फिर रूल्स मेड एक्सक्लूसिवली बाय फॉरेन गवर्नमेंट्स, या फिर नो रूल्स व्हाटसोएवर, एवरीथिंग इन द एक्ट इटसेल्फ। 5 सेकंड्स है आपके पास आंसर देने के। ओके, तो आंसर चलिए देखते हैं। बिल्कुल इसका डिटेल सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन टू सप्लीमेंट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 24 ऑफ द एलएलपी एक्ट अ पर्सन मे सीज टू बी अ पार्टनर ऑफ एन एलएलपी in accordance with the LLP agreement or in the absence of such agreement by giving not less than how much notice to the other partners। एलएलपी अधिनियम तो 24 की धारा 24 के अंतर्गत कोई व्यक्ति एलएलपी एग्रीमेंट के अनुसार या ऐसा करार की अनुपस्थिति में अन्य भागीदारों को कम से कम कितनी सूचना देकर भागीदार बनना बंद कर सकते हैं? नो नोटिस इज एवर रिक्वायर्ड, या फिर 1 आवर नोटिस, या 30 डेज नोटिस, या फिर 20 ईयर्स नोटिस। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बट एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए वो नहीं देंगे ऐसा, और 45 डेज, 60 डेज, या 90 डेज ऐसे देंगे, तो इसमें कंफ्यूजन मत रखना, बिल्कुल ये 30 डेज का नोटिस रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट है बिल्कुल ये, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको याद रखना। ठीक है, सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड, द हाउस ऑफ लॉर्ड्स established the foundational principle that a company is a legal entity distinct from its members or a principle now central to। सोलोमन वर्सेस सोलोमन कंपनी में जो ये बोला गया था कि कंपनी जो है इसके मेंबर्स से अलग है, ये बोला गया था। ठीक है, ये सिद्धांत किसका केंद्रीय आधार है? ट्रैफिक लॉ का, एग्रीकल्चरल लॉ, टेनेंसी लॉ, या फिर सेपरेट लीगल पर्सनालिटी अंडरलाइन सेक्शन 3 ऑफ द एलएलपी एक्ट, या फिर मैरिज लॉ। तो हमारे एलएलपी एक्ट से संबंधित तो बिल्कुल एलएलपी एक्ट का होगा। और इसके बाद बताना वीडियो कैसी लगी, 25 में से कितने आंसर आपने सही दिए ये बताना, कमेंट में आंसर देना क्या मैंने पूछा है। एक अनाउंसमेंट और, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो यूपीएस एसओ की और एआईबी करने वाले हो या जुडिशरी की करने वाले हो, तो तीनों के लिए मैंने नोट्स बनाए हैं। इसमें नोट्स सब्जेक्ट वाइज होंगे, सारी
एग्जाम्स के लिए एमसीक्यूज होंगे सब्जेक्ट वाइज, 20 मॉक टेस्ट होंगे आपके आईपीएस एसओ के लिए, 20 होंगे जुडिशरी के लिए, ठीक है। जस्ट 399 का है ये पूरा बंडल। आप स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो, इस नंबर पर पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। बाकी स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर भेज देना, व्हाट्सएप कर देना, 1 से 2 घंटे में आपको मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है। बाकी बेस्ट कंटेंट है, और एसओ ऑफिसर जो है उसके उसके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।